Students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about हीमोग्लोबिन. तो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हीमोग्लोबिन के बारे में. इससे पहले जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने मायोग्लोबिन पढ़ा था जो मसल के अंदर प्रेजेंट है, और आज जो अपन पढ़ने वाले वो है हीमोग्लोबिन. देखो बच्चों, जैसे मायोग्लोबिन एक मेटल प्रोटीन है, सेम वैसे ही हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक मेटल प्रोटीन है. यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट होगा. और मायोग्लोबिन में भी क्या प्रेजेंट था, अपना जो है आयरन प्रेजेंट था. मायोग्लोबिन जो है वो मसल फाइबर्स के अंदर होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी. आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, और इसी को अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट जब आप देखोगे तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब है सेल. जो रेड कलर की सेल है उसको अपन क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट. तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा. अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो हीमोग्लोबिन का काम है O2 एंड CO2 को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना. जैसे हम जब ब्रीथिंग करते हैं और ब्रीथिंग के टाइम पे जब अपन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को यानी एयर को, तो उस टाइम ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स तक जाती है. लंग्स के बाद जब ये ब्लड के अंदर जाती है, देन ब्लड में ये हमारी आरबीसी से अटैच होगी, और आरबीसी में ये किससे अटैच होगी, हीमोग्लोबिन से अटैच होगी. कौन, ऑक्सीजन. और फिर क्या करती है, ये टिश्यू तक जाती हैं, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो CO2 बनेगा वो CO2 भी आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अटैच होगा, और फिर हमारे एल्वुलाई तक पहुंचेगा, और एल्वुलाई से बाहर की तरफ एक्सहेल कर दी जाएगी. ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू में जो CO2 बना है उसको बाहर निकालना, ये किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का. और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट होती है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना. तो इट प्लेज ए वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या करती है ये, तो जनरली हम देखो ये चीज़ तो हम पढ़ते हुए आ रहे. एक और इसका मेन फंक्शन है, also creates a sticky environment that help to stiffen the RBC so that they can't shape easily. है ना. तो ध्यान रखना, कांट चेंज, कैनोट चेंज. ठीक है, यहाँ पे कैनोट चेंज आएगा बेटा, तो यहाँ पर अपन को लिखना है कांट चेंज शेप इजीली. तो ध्यान रखना कि ये क्या करता है, ये जो अपना हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, और आरबीसी जो है उस आरबीसी के अंदर क्या करता है, ये स्टिकी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. उसकी वजह से ये जो अपनी आरबीसी है उसका साइज जो है या उसका जो शेप होता है वो चेंज नहीं हो पाता. आपको पता है कि इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है. तो हमें इसका शेप कैसा रखना है बेटा, बाइकॉनकेव ही रखना है. तो इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है वो कैनॉट चेंज शेप. ठीक है, इजीली अपना शेप जो है वो चेंज नहीं कर पाती है. फिर अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में. तो हीमोग्लोबिन के पास जो है देखो प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन भी पार्ट होता है. जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं तब अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं. यानी हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. हीमो कहाँ से बना हुआ है बेटा, हिम से बना हुआ है. ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन से बना है. यहाँ पे जो हिम है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जबकि ग्लोबिन कैसा है, प्रोटीन पार्ट है. जैसे हमने वहाँ मायोग्लोबिन में बात की थी तो हमने बताया था मायोग्लोबिन के पास जो है 1 जो है ग्रुप प्रेजेंट होगा. बट यहाँ देखो हिम जो है वो कितने ग्रुप होंगे, 4, और ग्लोबिन चेन भी कितनी होगी, 4. यानी कि एक हिम से एक ग्लोबिन चेन अटैच होगी. ठीक है, अब एक हिम से एक ग्लोबिन चेन अटैच होगी, यानी 4 हिम से कितनी ग्लोबिन चेन, 4 ग्लोबिन चेन अटैच होगी प्रोटीन की बनी हुई. कौन कौन सी 4, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अगर अपन बात करें, ईच चेन हैज़ ए हिम ग्रुप, यानी हर चेन के पास क्या होती है बेटा, एक हिम ग्रुप होती है. जस्ट मैंने आपको बताया कि एक हिम से कौन अटैच होगी, एक चेन अटैच होगी. अब मुझे ये बात करनी है कि आखिर में ये हिम ग्रुप होता कैसा है. तो यहाँ पे इसमें पोरफायरी रिंग 9 होती है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में यहाँ पे आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अब एक हिम है
देखो सुनो मेरी बात, एक हिम से कितना ऑक्सीजन मोलिक्यूल बाइंड होगा? एक। तो हमारे पास कितने हैं हिम? 4 हिम है, 4 हिम है। तो जब 4 हिम है तो कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल बाइंड होंगे? 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल क्या होंगे? बाइंड होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। जब अपन इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो इसको, कि यहाँ पे देखो 2 अल्फा है, ये 1 अल्फा चेन 2, फिर ये बीटा चेन 1 एंड बीटा चेन 2। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 क्या हो गई हमारे पास? चेन हो गई। कौन सी चेन हो गई? ये ग्लोबिन चेन जो मैंने आपको यहाँ बताई है। देखो इसके बाद इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे हिम प्रेजेंट है, और इसी हिम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? आयरन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। और देखो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो हिम नंबर 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं ये पूरा एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन देखूं तो यहाँ पर आपको 4 तो हिम दिखाई दे रहे हैं, और 4 ही क्या दिख रही है आपको? ग्लोबिन चेन दिखाई दे रही है। जब अपन इसको डिटेल में देखते हैं तो कुछ हिम जो है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा बेटा। हिम के अंदर देखो आप, कि हिम के अंदर देखो आपको आयरन दिखाई दे रहा होगा, और आयरन आपको पता ही है किस फॉर्म में रहेगा? +2 के फॉर्म में रहेगा। ये जो आयरन है वो किस किस से बाइंडिंग करता है? देखो 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4। तो ये आयरन जो होता है वो हिम के अंदर 4 नाइट्रोजन से क्या करेगा? बाइंडिंग करेगा। एक ग्लोबिन से बाइंडिंग करेगा, और एक किससे बाइंडिंग करेगा? ऑक्सीजन से। यानी कि देखो यहाँ मैंने आपको बताया कि एक हिम कितने ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? एक ऑक्सीजन से। एक हिम कितने चेन से बाइंडिंग करेगा? एक चेन से। तो यहाँ पे जब अपन एक हिम देखते हैं तो इस एक हिम में के अंदर ये जो आयरन है वो 4 नाइट्रोजन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से अटैच है, और एक ग्लोबिन चेन से अटैच है। यानी इसकी टोटल बाइंडिंग कितनी हो गई है? 6 बाइंडिंग हो गई है, और ये कंप्लीट आपको ये हिम जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। देन अपन देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के टाइम अपन एयर जो है उसको क्या करेंगे बेटा? इनहेल करेंगे। इसी एयर के साथ कौन अंदर जाएगा? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये एयर कहाँ जाएगी बेटा? इंस्पायरेशन। और वहाँ से कहाँ जाएगी? ये एल्वोलाई के अंदर। अब लंग्स के अंदर ही क्या है? एल्वोलाई। ये मैं आपको डिटेल में तब पढ़ाऊंगी जब अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है ब्रीथिंग से रिलेटेड चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे तब। तो एयर जो है वो इंस्पायरेशन के थ्रू कहाँ गई बेटा? लंग्स के अंदर गई। लंग्स से ये जो है डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ जाती है? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर आपको पता है ब्लड प्रेजेंट होगा, और ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट होगी? आरबीसी। आरबीसी पे कौन प्रेजेंट होगा बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा? हिम होगा, और हिम से कौन अटैच हो जाएगी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इस आरबीसी से बाइंड होकर के कहाँ चली जाएगी? सेल या हमारे टिश्यू के पास चली जाएगी। अब आपको बताइए कि यहाँ पे सेल या टिश्यू के अंदर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ हमें एनर्जी मिलेगी बेटा, और यहाँ हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है? सेल से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर जब सेल के अंदर CO2 का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर CO2 का प्रेशर कम होता है बेटा, तो ये CO2 सेल से कहाँ आ जाएगी? बाहर। और सेल से जैसे बाहर आती है ये आरबीसी से बाइंड होगी, ये वापस लंग्स में जाएगी, एल्वुलाई में जाएगी, और एल्वुलाई से बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। किसको? CO2 को। तो ये इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि हिम क्या है बेटा? पोरफायरिन रिंग, और आयरन +2 के फॉर्म में होता है। 6 इसकी बाइंडिंग होती है, 4 नाइट्रोजन से होगी बेटा। इसके अलावा यहाँ पे देखना आप, एक ग्लोबिन से होगी और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इसकी बाइंडिंग होगी। हीमोग्लोबिन के कुछ टाइप है, जैसे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 और फीटल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ए को HbA से शो करते हैं। ये मोस्ट कॉमन है बेटा, और टेट्रामर है, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। और टोटल हीमोग्लोबिन का कितना % होता है? 95 to 98% होता है। हीमोग्लोबिन A2 जो है वो लेस कॉमन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन हीमोग्लोबिन A होता है, और हीमोग्लोबिन A2 लेस कॉमन होता है। यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा जो है चेन होती है। जब बीटा थैलेसेमिया जो डिजीज़ हो जाता है तो उस पेशेंट के अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाती है? हीमोग्लोबिन A2। और ध्यान रखना टोटल हीमोग्लोबिन का कितना होती है? 1.5 to 2.5% ये प्रेजेंट होती है। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर देखो, जैसे एडल्ट है तो उसके अंदर क्या है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। फीटल के अंदर 2 अल्फा एंड 2 गामा होती है।
एंड प्रोड्यूस अराउंड 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का जब छठा सप्ताह चलता है, छठा वीक चलता है, तो उस टाइम ये हीमोग्लोबिन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ बता देते हैं। खैर अपन यहाँ तो नहीं पढ़ते इनको, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। जैसे थैलेसेमिया डिजीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो थैलेसेमिया 2 टाइप का होता है, एक तो अल्फा थैलेसेमिया, एक बीटा थैलेसेमिया। मोस्ट जो आपको डिफरेंस इसमें ध्यान रखना है, तो अल्फा के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो 16 है उसका अल्फा जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन। जब भी म्यूटेशन की बात आएगी जीन के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है। जबकि बीटा थैलेसेमिया में क्रोमोसोम नंबर जो 11 है उसका जो बीटा जीन है उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान रखना। तो अल्फा थैलेसेमिया को अपन देखते हैं, लेक ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन इन हीमोग्लोबिन, और रिड्यूस कर देते हैं इसके प्रोडक्शन को। देखो अल्फा ग्लोबिन चेन है उसकी क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगी, इसका रिड्यूस हो जाएगा, या आरबीसी स्मॉल हो जाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और स्प्लीन कैसी हो जाती है, यहाँ पे एनलार्ज हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्रोमोसोम नंबर जो 16 है उसका अल्फा जीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। बीटा थैलेसेमिया के अंदर ध्यान रखना, बीटा चेन जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया है, ओके। इसके अलावा एनलार्ज स्प्लीन हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगी, 11 जो है उसका बीटा जीन के अंदर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लेक ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन इन हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, बीटा ग्लोबिन चेन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, उसके प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी, या तो कमी हो जाएगी या रिड्यूस इसका प्रोडक्शन होगा। एक सिकल सेल एनीमिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार अपन ने पढ़ा है। इसमें देखो बीटा ग्लोबिन सब यूनिट इन हीमोग्लोबिन ए इज़ रिप्लेस्ड बाय द हीमोग्लोबिन एस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है वहाँ पे HbA जो है वो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, HbS के थ्रू। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। और कौन सा म्यूटेशन हुआ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे क्या हुआ है, इनका क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे आपको ये GAG और GTG दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A किसके थ्रू रिप्लेस हो गया, T से। और आपको ये चीज़ मैं बताऊंगी, GAG वगैरह क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अपना जो अगला चैप्टर है क्लास 12th के अंदर, तब जब अपन वो पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जो GAG है वो क्या, किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, ग्लूटामेट का। लेकिन जब ये GAG में ये A जब T से रिप्लेस हो गया बेटा, तो ग्लूटामेट किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामेट जो है उसके वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, किसके थ्रू रिप्लेस होता है, तो वैलिन के थ्रू ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये जो आरबीसी है वैसे तो बाइकॉनकेव होती है, बट यहाँ पे कैसे हो जाएगी, सिकल सेप्ड हो जाएगी, ठीक है, हंसियाकार हो जाएगी, और स्टिकी हो जाती है, रिजिड हो जाती है। और ध्यान रखना कि ये जो है ब्लड वेसल्स में ये इनका फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको अपन सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बाकी जब अपन जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको फिलहाल जो है हीमोग्लोबिन के बारे में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप MSc BSc नीट 11 12 किसी भी क्लास के अंदर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए ला सकती हूँ वो भी मुझे डेफिनेटली बताना। थैंक यू सो मच।